हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के सेकेंड स्टेज यानी कि सीबीटी 2 के 23 जनवरी 2019 के दूसरी शिफ्ट के पेपर। ठीक है, और इसमें हम पार्ट ए पूरे क्वेश्चन कराने वाले हैं। पार्ट ए में सभी लोग जानते होंगे 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, पार्ट ए में कितने क्वेश्चन रहते हैं आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, और पार्ट बी आपका थ्योरेटिकल होता है, जिस ट्रेड का बच्चा होगा उसके ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे पार्ट बी में। तो पार्ट ए का सभी का कॉमन ही होता है। ठीक है, जितने भी मैकेनिकल के बच्चे होंगे सभी कॉमन ही होगा। जैसे यहाँ पर जिस बच्चे का जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है ना, तो आप ये ना समझिए कि सर मेरा फिटर का है या फिर मैकेनिकल डीजल का है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा ये वीडियो। ठीक है, इम्पोर्टेंट सभी उन बच्चों के लिए रहेगा जिनका मतलब कि जो किसी भी ट्रेड से हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। ठीक है, आप ये ना समझिए कि इलेक्ट्रीशियन का तो मेरे लिए नहीं इम्पोर्टेंट होगा, मेरे लिए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट ए सभी का सेम रहता है। जैसे यहाँ पर 23 जनवरी 2019 को जितने जितने भी बच्चों का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ था ना मैकेनिकल वालों का, तो सभी का पार्ट ए सेम ही रहा था। बाकी जो पार्ट बी रहता है वह उसके ट्रेड के आधार पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ये चीज़। और पार्ट ए में दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के दोस्तों कितने रहते हैं क्वेश्चन, आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए दोस्तों हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए ना इसलिए कि ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के हम क्वेश्चन समझने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और बाकी हम इसमें मैथ के और रीजनिंग के और आपके जीके के क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे। और एक बात और बता दें कि टेस्ट की तरह आप इसको लीजिएगा। ठीक है, टेस्ट की तरह लीजिएगा, यानी कि जब हम क्वेश्चन चालू करें ना तो आप उसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और यहाँ पर क्या करें कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, अगर आपसे सॉल्व होता है तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको कॉन्फिडेंस सब मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप वीडियो को चालू करके उसको अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी प्रतिरोध के ठीक है किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच डैश इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बशर्ते इसका तापमान आपका समान बना रहे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है, विभवांतर। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम जो होता है आपका क्या होता है, वी अनुक्रमानुपाती आई। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको हटाएंगे बी बराबर आर आई आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो धारा के अनुक्रमानुपाती कौन होता है, आपका विभवांतर होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर। बाकी आप यहाँ पर समझ सकते हैं प्रतिरोध तो आप जानते होंगे। आवेश को समझे तो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जब वह अपने आसपास विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है तो इसी गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, और प्रतिरोधकता दोस्तों किसे कहते हैं, रो। रो आप सभी लोग जानते होंगे, रो यानी कि पदार्थ की किस पर ये गुण गुण पर निर्भर करती है। ठीक है, पदार्थ किस तरह का है उसके गुण पर निर्भर करती है और पदार्थ की आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप समझते कि ये आर बराबर क्या हो जाता है, प्रतिरोध बराबर आपका ठीक है रो इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये सभी लोग इसको याद रखना, इससे बहुत ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और इसका जो प्रतिरोधकता का इकाई होता है ना वो क्या होता है आपका, ओम। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर ये आप याद रखना। ठीक है, और प्रतिरोध का ओम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है आपका। ठीक है, वोल्ट होता है और आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, कूलम्ब। तो ये आप सभी याद रखना। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे फ्रेंड्स। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ पर गोंद का जो कागज को चिपकाने के लिए किसका यूज करते हैं, आप गोंद का यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह ईंटों को आपस में चिपकाने के लिए किसका यूज करते हैं, आप गारा का यूज करते हैं। यानी कि बालू और गिट्टी ये मसाले सब जो रहते हैं वो इसी को गारा कहते हैं। ठीक है, बालू गिट्टी और सीमेंट का मिश्रण ही गारा गारा कहलाता है। तो कागज को चिपकाने के लिए आप गोंद का यूज करते हैं और ईंटों को चिपकाने के लिए आपस में क्या यूज करेंगे, राजगिरी तो यूज नहीं करेंगे, पत्थर नहीं यूज करेंगे, दीवार नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, गारा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है कि उस तार का प्रतिरोध
किलो ओम में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, किलो ओम में पूछा गया है। ज्ञात कीजिए जिस पर 500 वाट 500 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर उसमें 5 मिली एम्पियर यहाँ पर लिखा है कि धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, आपको क्या निकालना है कि जो है तो प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो आर बराबर देखो, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आप अभी अभी तो मैंने बताया, ठीक है। अगर आपको प्रतिरोध निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से वी बटे आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको सारे मान रखेंगे तो आपका जो वोल्ट है वो कितना है, 500 का है, ठीक है। और जो धारा आपकी आई है वो क्या है, 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 5 और मिली का मतलब, इसका क्या मतलब होता है, 10⁻³ होता है, ठीक है। तो इसको जब मिली को हटाएंगे ना तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करना होगा हमें, 10⁻³ का, ओके, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अगर हम, तो यहाँ से ये नीचे अगर माइनस की घात है ना तो ऊपर प्लस की घात पहुँच जाएंगे। तो 500 इंटू 10⁻³ तो इतना दोस्तों आपका क्या आ गया, ये ओम में आ गया, ठीक है। ये प्रतिरोध आपका ओम में आ गया। लेकिन आपसे किस में पूछा गया था, किलो ओम में। तो किलो अगर लगाना है आपको तो किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है। और अगर आपको किलो लगाना है ना तो 10⁻³ का भाग देना होगा, ठीक है। तो इसमें जब आप 10⁻³ का अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, 500 इंटू 10⁻³ और बटे 5 और 10⁻³ का जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किलो ओम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा आपका, और 5 से इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि 100 किलो ओम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। तो x का मान हमें बताना है कि b कितने घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। तो ए जो है वो कितने घंटे में खाली कर सकते, कितने घंटे में भरने वाला है, भर सकता है तो 12 घंटे में भर सकता है। और यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने घंटे में भर सकते हैं, 30 घंटे में, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें टंकी की क्षमता, यहाँ से एलसीएम लेके निकालना होगा। तो एलसीएम हम लेते हैं इधर आपका 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इधर ए की क्षमता आ जाएगी 5 और ए और बी की क्षमता क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि सर इधर ए की क्षमता तो 5 आ रही है, ठीक है, और ए और बी की क्षमता 2 आ रही है, कम क्यों आ रही है, कम इसलिए आ रही है क्योंकि अगर ए की क्षमता 5 है तो बी की क्षमता क्या होगी, -3 होगी, तभी तो 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि बी जो है तो खाली करने वाला था, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है कि पाइप बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हम कैसे निकालेंगे, क्षमता बी की कितनी है, -3, और कितने यूनिट की टंकी है यहाँ पर, 60 यूनिट की। तो 60 यूनिट 3 की क्षमता से कितने घंटे में खाली कर देगा वो, 20 घंटे में, ठीक है। तो यही तो पूछा गया था कि x घंटे में, यहाँ पर x का मान क्या होगा, x घंटे में खाली कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 5 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर माप वाले कैरोसिन से पूरी तरह भरे हुए टैंक का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। और कैरोसिन का दोस्तों आपकी डेंसिटी क्या है, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि डेंसिटी बराबर, सबसे पहले आप समझिए कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से मास बराबर डेंसिटी आपकी कितनी है, 800 है, और मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम 5 × 2, ठीक है, नहीं कि 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर m का मान क्या हो जाएगा आपका, 8000 किलोग्राम, ठीक है। ये उसका मास आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 3:8। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु कितनी है, 25 वर्ष थी। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। तो प्रेजेंट का जो इनके आयु का अनुपात दिया हुआ है, लीला और उसकी माँ की आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है, लीला और उसकी मदर के जो अनुपात दिया हुआ है प्रेजेंट टाइम में वो 3 अनुपात कितना है, 8 है।
3:8, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी, ठीक है। यानी कि आप इस यहाँ से समझ कह सकते हैं कि जो लीला लीला है ना, वह उसकी माँ से कितनी छोटी है, 25 साल छोटी है। ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको यही केवल समझना है कि जो लीला है ना, उसकी उम्र उसकी माँ की उम्र से 25 वर्ष छोटी है, तभी तो उसके जन्म के समय उसकी माँ अगर 25 वर्ष की थी तो बिल्कुल obvious सी बात है कि 25 वर्ष छोटी रही होगी उसकी लीला की उम्र, ठीक है। तो देखो अब आयु में अगर अंतर 25 वर्ष का है, तो चाहे आप जहाँ जितने भी ईयर साल बाद आप जो है तो आयु का अंतर अगर निकालेंगे ना दोनों के बीच का, तो 25 ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पर 10 साल का हूँ, मेरा भाई अभी 15 साल का है। जैसे मैं 10 साल बाद यहाँ पर अंतर इनके 5 साल का अंतर है ना दोनों के बीच में अभी, अगर मैं 10 साल इसमें से ऐड कर देता हूँ तो इधर 20 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 का अंतर रहेगा। अंतर हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप जितने साल पहले चले जाएं चाहे जितने साल बाद चले जाएं, आयु का अंतर हमेशा सेम ही रहता है। तो यहाँ से दोस्तों कितने का अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेजेंट में कितने का अंतर है, 5 रेशियो का। तो ये 5 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, आपका 25 वर्ष के। तो 1 रेशियो को मान के आ जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का अनुपात तो 3:8 दिया गया है, जिसमें से 8 अनुपात किसका अनुपात है, उसकी माँ की आयु का, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 8 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8×5 = 40, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 40। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखो समझाने में टाइम लेते हैं फ्रेंड्स, बाकी यार क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। क्लियर है, समझते जाइएगा अच्छे से। क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि डैश एक तिर्यक प्रक्षेप यानी कि ओब्लिक प्रोजेक्शन है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है, ठीक है। तो वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है, ऐसा कौन सा यहाँ पर तिर्यक प्रक्षेप है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कैविलियर प्रोजेक्शन, यानी कि आपका कैविलियर प्रोजेक्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैविलियर प्रोजेक्शन के बारे में आप समझे तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तिर्यक प्रक्षेपण क्या कहलाता है। कि तिर्यक प्रक्षेपण में प्रक्षेपण की दिशा समतल के प्रक्षेपण के लंबवत नहीं होती है, ठीक है, लंबवत नहीं होती है। और तिर्यक प्रक्षेपण में हम वस्तु को लंबकोणीय प्रक्षेपण की तुलना में बेहतर देख सकते हैं, ठीक है। तो लंबकोणीय प्रक्षेपण की तुलना में हम तिर्यक प्रक्षेपण में वस्तु को बेहतर देख सकते हैं। और यह 2 प्रकार के होते हैं, एक कैविलियर होता है, एक कैबिनेट होता है। तो कैविलियर के बारे में हमसे पूछा गया था, तो उसके बारे में आप समझ लीजिए। कैविलियर प्रक्षेपण, ठीक है, प्रक्षेपण तल के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है, तो 45 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो कैविलियर प्रोजेक्शन में जो प्रक्षेपण तल होता है वो कितना एंगल बनाता है, तो यहाँ पर 45 डिग्री का। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कैविलियर प्रक्षेपण में वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इस डायग्राम में देख ही सकते हैं आप, हम थोड़ा चाहें इसको बड़ा ही करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं अगर हम, देखो अब आपको शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैविलियर, ठीक है। तो कैविलियर आपका कहाँ पर ये है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एंगल कितने का यहाँ पर बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। और यहाँ पर देखो पूरी हाइट को दर्शाया गया है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा वर्क जैसा बना है, तो यानी कि ये पूरी हाइट उसकी दर्शाई गई है यहाँ पर, ठीक है। पूरी हाइट यहाँ पर देखो, ये चाहे देख सकते हैं आप, ये पूरी हाइट यहाँ से दर्शाई गई है, यानी कि कितनी उसकी ऊंचाई है यहाँ पर वो पूरी बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखेंगे तो इसका राइट आंसर कैविलियर प्रोजेक्शन हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से सारे प्रोजेक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल प्रोजेक्शन के पार्ट होते हैं यहाँ पर, फिर आर्थोग्राफिक देखो होता है, उसके अंदर आइसोमेट्रिक होता है, ठीक है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, ये सारे चीज़ होते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। PDF हम दे देंगे टेलीग्राम में, वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, ठीक है। डैश प्रतीकात्मक, ठीक है, डैश प्रतीकात्मक आरेख यानी कि स्कीमेटिक ड्राइंग है जिसमें संस्थाओं के लिए सरल आकृतियों का उपयोग करके प्रणाली में संबंधों को दर्शाया जाता है, ठीक है। यह दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक डायग्राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक डायग्राम आपका दिया गया है, और आपका यहाँ पर जो है तो यहाँ पर प्रतीकों को, यहाँ पर प्रतीकात्मक आरेख है जिसमें संस्थाओं को सरल आकृतियों में, ठीक है, सरल आकृति में यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए CPU है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट दिया गया है, कंट्रोल यूनिट है आपका, ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी को आसान तरीके से आसान आकृतियों में चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आपका, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, इसको याद रखना आप। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि तांबे से बने हुए उस ऊष्मा मापी यानी कि कैलोरीमीटर का द्रव्यमान
ग्राम में ज्ञात कीजिए। यदि इसके द्वारा 3.6 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 45 डिग्री की वृद्धि होती है। तो तांबे की अगर विशिष्ट ऊष्माधारता इतनी दी हुई है 0.4 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर क्या दिया होगा कि इससे यदि इसके द्वारा कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है 3.6 किलो जूल, ठीक है। तो अवशोषित ऊष्मा, ठीक है, क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका मास इनटू आपकी ऊष्माधारता इनटू तापांतर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो 3.6 और किलो को हटाएंगे तो 10⁻³ लिख देते हैं, ठीक है। बराबर आपका मास यहाँ पर निकालना है आपको, और यहाँ पर आपकी विशिष्ट ऊष्माधारता आपका क्या गिवन है 0.4, ठीक है। तो 0.4 वो लिख दीजिए और मल्टीप्लाई तापांतर आपका 45 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ से देखते हैं कि आपका इधर तो इतना ही रहने वाला है। तो आप चाहे इसको हटा दें, 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाने वाला है 3600 हो जाएगा, ठीक है। और आपका मास इनटू जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बार 180 आएगा, इसमें 1 दशमलव यानी कि 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि मास आपका क्या आने वाला है 18 दूनी यानी कि 200 बार जाएगा, तो एम बराबर 200 ग्राम आपका आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो आपका 1 किलोग्राम में आता, लेकिन यहाँ पर ग्राम में ही क्यों हम यहाँ पर लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ऊष्माधारता दी हुई है क्या में दी हुई है आपकी जूल ग्राम प्रति केल्विन में दी हुई, इसलिए यहाँ पर आया है ग्राम में, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है। तो राइट आंसर आपका 200 हो जाएगा ग्राम। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर केवल ये सीरीज दी हुई है, इसको पूरा करना है ऑप्शनों के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपकी ये सीरीज लिख लेते हैं। कैसी लिखी है, A डैश Y जेड बी और बी एक्स है, फिर आपका उसके बाद गैप है, फिर जेड है, सी है, फिर गैप सी, फिर एक्स, गैप जेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया गया है कि देखो एक्स वाई जेड इधर दिख रहा होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड का पेयर, और इधर भी एक्स वाई जेड यहाँ पर बनेगा और इधर भी एक्स वाई जेड बन रहा है, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई जेड, इधर भी आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा और इधर भी आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो बाकी बचा हुआ आपको यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर अगर ए है ना तो इधर क्या आ जाएगा डबल बी आ जाएगा, ठीक है। डबल बी हो गया तो इधर क्या आ जाएगा आपका ट्रिपल सी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनेगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या आंसर आपका आने वाला है, आंसर आपका आ जाएगा एक्स बी वाई सी और वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर तीसरा एक्स बी वाई सी वाई, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बनेगा। तो इस तरह से थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन दोस्तों कथन और निष्कर्ष का है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई बीकर फूलदान नहीं, ठीक है। तो कोई भी बीकर क्या नहीं है, फूलदान नहीं है। तो कोई भी बीकर आपके फूलदान नहीं है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। सभी फूलदान जग हैं, तो सभी फूलदान किसके अंदर आ जाएंगे, जग के अंदर आ जाएंगे। अब क्या निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि कुछ जग बीकर हैं, तो कुछ जग बीकर हैं बिल्कुल नहीं हम कह सकते, ठीक है। अभी हम कह नहीं सकते कि हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम नहीं ले सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कुछ जग फूलदान है, तो कुछ जग फूलदान है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जग का ये वाला पार्ट फूलदान के अंदर ही तो आ रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पर केवल निष्कर्ष दूसरा ही पालन करेगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जिस प्रकार आपका पाइप सिलेंडर से संबंधित है, तो यहाँ पर चंद्रमा किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो पाइप दोस्तों आपका कैसा होता है, सिलेंडर के आकार आकृति का होता है, ठीक है, सिलेंडर के रूप में होता है। और चंद्रमा कैसा होता है आपका, राउंड होता है, गोल होता है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना पड़ेगा। पाइप की आकृति कैसी होती है, सिलेंडर की तरह, तो चंद्रमा की आकृति कैसी होती है, गोला की तरह, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है कि एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नंग पीस के हिसाब से एक निश्चित संख्या में फल खरीदता है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि उन्हें 8 रुपए में 5 नंग के हिसाब से बेचता है। देखो ये कोई विक्रेता है, क्या करता है कि 5 रुपए में कितने नंग खरीदता है, 8 नंग, ठीक है। और फिर क्या करता है कि 8 रुपए में 5 नंग बेच देता है। तो 8 रुपए में
क्या करता है, 8 रुपये में 5 नंग बेच देता है। तो 8 खरीद रहा था, 5 बेच रहा था। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स करना क्या होगा कि जो यहाँ पर अमाउंट मतलब कि जो आपकी जो आपका जो सामग्री है ना उसकी संख्या को समान करना होगा, जितने वो खरीद रहा है उतने ही बेचेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा दोनों पक्षों में, ठीक है। और इधर क्या करना होगा, हमें 8 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वस्तु है वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है, 8 का। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितने, यहाँ से 40 आ रहे हैं इधर से भी, और 40, तो 40 खरीद रहा है, 40 बेच रहा है। तो 40 कितने में खरीद रहा था, 25 रुपये में, 25, और बेच कितने में रहा, 40, 64 में। तो ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट इधर से होगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 25 में खरीद रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस 25 है, और सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 64 रुपये। तो कितने का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है आप देख सकते हैं, 9, और उसके बाद यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ पर 39 का प्रॉफिट हो रहा है 25 के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज आपको निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई, तो 25 से इसको काट देंगे, 4 बार जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नहीं 36, 4 3 12 और 3 15, यानी कि 156% उसको प्रॉफिट हो जाएगा व्यापारी को, ठीक है, विक्रेता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको केवल जो संख्या दी गई है ना, जितने वो खरीदेगा उतने ही बेचेगा, इतना ही आपको संख्या केवल बराबर करना है, ठीक है। आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक अकेले एक दीवार को 50 दिनों में पेंट कर सकता है, ठीक है। ए है वह क्या करता है कि ए अकेले जो है तो 50 दिनों में पेंट कर सकता है एक दीवार को। उसके बाद बी अकेले इसे 10 दिनों में पेंट कर सकता है। तो बी जो है तो अकेले इसे 10 दिनों में पेंट कर सकता है। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस दीवार को इतने दिनों में पेंट कर सकते हैं, 6.25 दिनों में। तो ए, बी और सी अगर तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिनों में कर लेते हैं, 25/4 इसको लिख देते हैं, ठीक है। 25/4 ही 6.25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एलसीएम हम अगर ले लेंगे इनका तो कितना, 50 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए की क्षमता क्या आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी, बी की क्षमता क्या आ जाएगी आपकी 5, और ए बी सी की क्षमता क्या आ जाएगी 25 दूनी 50, तो 2 बार जाएगा ना, लेकिन बटे में 4 है तो दो चौको 8, यानी कि ए बी सी की क्षमता 8 आ जाएगी। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि सी अकेले इस दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, सी को। तो यहाँ पर ए बी की क्षमता आपकी कितनी है, 6 है, ठीक है। तो ए बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6, तो तीनों की 8 है, तो बचेगी बी की कितनी बचेगी, 2, ठीक है। तो बी की क्षमता 2 है, तो 2 की क्षमता से 50 यूनिट दीवार को पेंट करने में कितना समय लग जाएगा उसको, 50, ठीक है, 25 दिनों का। क्लियर है। इस तरह से इसको करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। अगला क्वेश्चन, इस तरह के जब भी क्वेश्चन दोस्तों आपको दे दें अल्फ़ाबेट के रूप में, ठीक है, और इसमें आपसे पूछे कि विषम कौन सा है, तो आपको केवल ये देखना कि कोई लेटर ऐसा नहीं है, कोई लेटर ऐसा है कि जो है तो तीन में नहीं है और चौथे में है, ठीक है, यानी कि 3 जो बॉक्सों हैं उनमें नहीं होगा, चौथे बॉक्स में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कहीं भी आई नहीं है, ठीक है, इन दोनों में आपका आई नहीं है, लेकिन जो आंसर होगा ना उसमें आपका देखो इसमें भी आई नहीं है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन होगा उसको ऑप्शन ही हट गया है, उसमें क्या था कि आई था बीच में, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हट गया है, ठीक है। तो आई था बीच में इसलिए अलग हो गया था। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अधिकतर इसी तरह आते हैं। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू दिया ना, तो 3 ऑप्शन में डब्ल्यू दे देगा, एक में एम बना के दे देगा ताकि बच्चे समझ ना पाए, इसलिए वो अलग हो जाएगा, ठीक है। केवल यही आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे दिया जा रहा है कि अमित किसी संख्या के 2/5 भाग को गिनने के बजाय 2/5 भाग को गिन लेता है या ले लेता है, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक आ रहा है, 336, ठीक है। तो मान लेते हैं वह संख्या दोस्तों आपकी क्या है, एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर उसके कितने भाग को गिनने के लिए बोला जाता है, 2/15 भाग को, लेकिन वह कितना गिन लेता है, 2/5 भाग, जिससे उसका सही उत्तर कितना अधिक आ रहा है, सही उत्तर से 336 अधिक आ रहा है। यानी कि अगर वह 2/5 गिन रहा है तो कितना अधिक आ रहा है, अगर वह सही से गिनता कितना, एक्स मल्टीप्लाई 2/15, तो अधिक कितना आ रहा है, 336। इसको इस तरह से करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आने वाला है, 15 जब एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से 6x हो जाएगा, और माइनस का आपका 2x बराबर आपका 336। क्लियर है। तो इधर से आपका 4x बराबर आपका 336 मल्टीप्लाई 15, 4 से इसको काटेंगे तो 4 और 32, 8 बार जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका बचेगा 1, तो 4 चौको 16, यानी कि x बराबर कैसे निकालें, देखो 84 को आधा करें 42 हो जाएगा, और इसको दोगुना करते 15 को 30 हो जाएगा। तो अब आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और
3 चौको 12 यानी कि 1260 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाइनरी संख्या इसको और इसको आपको योग करके बताना है। ठीक है, क्या योग आएगा? तो मैंने योग के बारे में फ्रेंड्स आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर योग करते हैं ना, तो 1+1 जब आपका होगा ना बाइनरी में, तो आपका 10 आएगा। लेकिन 10 नहीं आपको लिखना, एक कैरी में ले लेना। ठीक, 0 लिखेंगे या एक कैरी में आ जाएगा। 1+0 क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। 0+1 क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। और 0+0 आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब जोड़ के रखते हैं, 1 0 0 1 0 0। ठीक है, तो इसको अगर आप जोड़ना तो पीछे से रखना है। ठीक है, पीछे से रखने के नंबर 1 0 1 1 1 1 नहीं, फिर 0 है, फिर 1 है। ठीक है, तो यही है ना, 10 और 111 0। ठीक है, सही है। अब इसको आपको जोड़ना है तो यहाँ पर प्लस रखिए। ठीक है, तो 0 और 0 कितना होता है आपका? 0 होता है। 0 1 कितना होता है आपका? 1 हो जाएगा। और 1 1 कितना होता है? 10 होता है। 10 होता है तो 1 यहाँ पर हासिल चली जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 जोड़ेंगे जब, तो कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 हासिल इधर चला जाएगा, तो 1 0 कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 1 जोड़ेगा जब, तो 0 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो आपका 1 हासिल इधर चला जाएगा, तब इधर क्या आ जाएगा आपका? 1 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनने वाला है? 100 100 10। ठीक है, तो ऐसा आपका कहाँ पर है? तो ऐसा तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन आपका आंसर यही आने वाला है, 100 100 10 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो यहाँ पर एक पाँचवा ऑप्शन दे दें, 100 100 10। ठीक है, तो यही आपका आंसर आएगा। बाकी यहाँ पर अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी हुई इसलिए नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो यही दिया है 1 0 और 111 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आया, फिर इधर 1 0, और फिर यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपका 1 आ गया, इधर आपका 0। ठीक है ना, फिर आपका इधर 10 आएगा। तो आपका आंसर फ्रेंड्स यही आएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन ये गलत है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे, 56 और 50 का आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक आपको 56 और 50 की ज्ञात करना है। तो कैसे? देखो 7 8 कितना होता है? 7 × 8 कितना होता है? 56 होता है। ठीक है, और आपको 50 का और देखना है, तो 50 को कैसे? 25 × 4 हो, 25 × 2 होता है। तो 2 तो 8 में पहले से शामिल, तो बचा 25 और ले लेंगे। ठीक है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। तो 25 8 कितना होता है आपका? 400। ठीक है, 25 8 कितना होता है? 200 होता है। और मल्टीप्लाई आपका 7, यानी कि 1400 आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आप मेल्ट को क्या लिखें? ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं कि ई को क्या लिखा है आपका? 9 लिखा है। तो यहाँ पर अगर आप +4 कर देते हैं, उसके बाद एक्स को आपका 1 माने। ठीक है, 1 मानते हैं अगर, तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा। इधर 24 और 1 यहाँ पर कितना हो रहा है आपका? यानी कि +7 हो रहा है। ठीक है, +7 हो रहा है, फिर आपका +5 हो रहा है, और उसके बाद प्लस फिर 5 हो रहा है, और उसके बाद प्लस आपका कितना हो रहा है आपका? +11 हो रहा है। तो यहाँ पर कोई जो है तो लॉजिक नहीं बन रहा। इसी तरह यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं बनेगा। जब भी आपका कोई लॉजिक ना बनता हुआ देखे ना, तो आप क्या करें कि जो लेटर दिया हुआ है उसके नंबर का जो उसके सामने का जो नंबर है ना, वही उसका क्या हो जाता है? कोड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन के आधार पर भी डिपेंड करता है। जिस तरह यहाँ पर मेल्ट का पूछेगा ना, तो एम का कोड क्या है यहाँ पर? एम का देखे तो एम इधर है, तो एम का यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा? 7। तो 7 से है, यानी कि ऑप्शन नंबर है आपका दूसरा ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे भी चेक कर लें आप। उसके बाद ई है, तो ई को देखें, ई का कोड क्या है आपका? 9 है, तो 9 भी हो जाएगा। उसके बाद एल है, तो एल का यहाँ पर कोड क्या है आपका? 4 है, 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका टी, टी का कोड क्या है? 5 है। तो यहाँ पर देखो 7 9 4 5 आपका यही ऑप्शन नंबर दूसरा बन जाएगा। क्लियर है? अगला बोला जा रहा है कि एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। तो स्पीड बराबर फ्रेंड्स क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड बराबर आपका डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 450 किलोमीटर, और बटे घंटे कितने घंटे? 2.5 घंटे ले रहा है, यानी कि 5/2। 5/2 का जब डिवाइड करेंगे तो 5 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 90। ठीक है, तो जो स्पीड आपकी आ जाएगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा।
लेकिन इसको आपको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तभी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 10 बार जाएगा, यानी कि 50 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, जब एक कार की गति 25 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 200 किलो जूल की कमी होती है, तो इसका द्रव्यमान टन में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि मान लेते हैं कि उस कार का जो मास है, द्रव्यमान क्या है, m है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंजेज आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेज आएंगे जो 1/2 मास, ठीक है, वो आएंगे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको बराबर किसके कर देंगे, आपके इसके, ठीक है ना, तो 200 किलो जूल के। अब यहाँ पर देखो क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, यानी कि आप v2 क्या लेना होगा, इसको शुरुआत का मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि v1 माइनस v2 ही ले लेते हैं आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है, अधिक नहीं हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें बाद की काइनेटिक एनर्जी घटाएंगे। तो यहाँ पर 1/2, ठीक है, 1/2 m इंटू आपका v1 कितना है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 माइनस 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, बराबर आपका 200 किलो जूल। तो किलो को भी हटाना होगा अभी हमें यहाँ से। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/2 m और मल्टीप्लाई आपका इधर से क्या आने वाला है आपका 400। ठीक है, तो इसको काट देंगे जब आप तो 200 आएगा, तो यानी कि मास इंटू 200 बराबर आपका कितना आ रहा है, ये 200, और इसमें जो है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो और लग जाएंगे क्योंकि किलो हटाना है, तो इतना जूल आएगा। ठीक है, तो मास कितना आ जाएगा आपका, 200 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, देखो 200 को डिवाइड करेंगे तो आपका केवल 1000 ही बचेगा, 1000 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन आपसे किसने पूछा गया है, द्रव्यमान टन में ज्ञात करें। ठीक है, तो 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो 1000 किलोग्राम में कितने टन हो जाएंगे, 1 टन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम में 1 टन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपसे दिया जा रहा है कि इस डायमेंशन माप वाली 1.29 न्यूटन भार वाले लकड़ी के टुकड़े का घनत्व आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो डेंसिटी बराबर आपको क्या पता ही होगा कि डेंसिटी बराबर आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर आपका मास, यहाँ पर अगर आप निकाले तो देखो अब आपका भार दिया हुआ है वेट, तो वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर क्या होता है आपका मास अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेशन। तो वेट आपका कितने दिया है 1.29, तो मास यहाँ से ग्रेविटेशनल एक्सेशन 10 है, तो मास यहाँ से क्या निकलने वाला 0.1292। ठीक है, ये इतना किलोग्राम जो है तो मास निकल आएगा। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि डेंसिटी बराबर आपकी क्या हो जाएगी 0.192 बटे वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 48 पंचे आपका 48 पंचे 240 और सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका घनत्व जो पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, यानी कि इस सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में दोस्तों कितने होते हैं मीटर, 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी बराबर आपका क्या हो जाएगा 0.192 अपॉन 240, और यहाँ पर क्या हो जाने वाला है आपका मल्टीप्लाई, देखो घात 3 सेंटीमीटर की घात 3 है, यानी कि 1/100 की पावर 3 है। ठीक है, यानी कि 1/100 की पावर 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ से डेंसिटी जब आप निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो इस 100 नीचे है ना तो ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, 10 की घात 3 100 की घात 3, तो यहाँ से क्या देखो आपका क्या होने वाला है 0.192 मल्टीप्लाई आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, इतने जीरो हो जाएंगे 100 की घात 3 में, और 240 नीचे है, इसको इससे काट देते हैं, और इधर 3 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट को जब हटाएंगे तो 3 जीरो इधर से चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से 24 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है आपका 8 बार जा रहा है। ठीक है, यानी कि डेंसिटी जो आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है, तो आपको केवल यहाँ पर ध्यान देना था कि जो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे।
इसको सॉल्व करना फ्रेंड्स आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका जो है तो रूट क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका तो रूट आप निकाल ही सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर 25 है तो आपका क्या होगा, 5 तो आएगा ही, ठीक है। और यहाँ पर 20 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 × 5 यानी कि 4 वाला लेंगे तो 45, यानी कि 45 आएगा। और यहाँ पर रूट के अंदर 4 अंक के बाद दशमलव है, तो रूट के बाहर 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना, इसका कितना हो जाने वाला है आपका, 0.350 के आसपास आएगा। देखो परफेक्ट है यहाँ पर, ये किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर लगभग इतना आएगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, ठीक है, जोड़ेंगे जब, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 0.4378 पॉइंट, यानी कि 0.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लगभग आपका मान इतना ही आएगा इसका जब आप प्रूफ निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपका एक्स की मान आपको पता करना है। सिंपल सा आपको केवल सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x/3 और माइनस का आपका हो जाने वाला इधर से 7x/5, उधर प्लस हो जाएगा 7/6, ठीक है, बराबर आपका 1/3। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, जो है तो 30 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 50x माइनस 42x प्लस 35 बराबर आपका 1/3। 3 से इसको काट देंगे तो 10 बार जाएगा, यानी कि आपका 8x बराबर क्या जाने वाला है उधर, 10 माइनस 35, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का 25/8, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि उस गिरणी प्रणाली यानी कि पुलिस सिस्टम का यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए जिसकी दक्षता आपकी 60% हो, और यहाँ पर रस्सी को 12 मीटर खींचने पर भार 3 मीटर ऊपर उठता हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिया है कि दक्षता, तो दक्षता बराबर किसी भी मशीन की दक्षता क्या होती है, यहाँ पर 60% दी हुई है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यांत्रिक लाभ ही निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मालूम होना चाहिए, वेलोसिटी रेशियो का मान पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हो जाता है कि आपका एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, यहाँ पर रस्सी को 12 मीटर खींचने पर, ठीक है। तो रस्सी को 12 मीटर खींचे जा रहे हैं, इतना एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। एफर्ट 12 मीटर तक यहाँ पर खींच रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो भार है, लोड है, वह 3 मीटर ऊपर उठता है, यानी कि लोड जो कितना ऊपर उठ रहा है, 3 मीटर, तो 3/3 कर देंगे। तो ये आपका वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/5 बराबर आपका मैकेनिकल एडवांटेज बटे आपका क्या हो जाने वाला है, 4, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या आ जाएगा इधर से 12, ठीक है। 4×3 12/5, यानी कि आपका 2.4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.4 आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ जाने वाला है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 2.4। क्लियर है, याद रखना। यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला याद रखना कि एफर्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई, जो एफर्ट होता है बटे डिस्टेंस कवर्ड बाई, ठीक है, लोड, ये होता है, ओके, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पैरासीटामोल प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है, इन दवाओं को कब लिया जाता है, ठीक है। तो पैरासीटामोल को दोस्तों कब लिया जाता है, जब आपको हल्के दर्द हो और तेज़ बुखार, ठीक है, को कम करने के लिए। जब आपको हल्का दर्द हो उसे कम करने के लिए और तेज़ बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके पहले फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा था आपका, एंटीहिस्टामिन, ठीक है। तो एंटीहिस्टामिन कब यूज करते हैं, जब आपको हे फीवर हो या फिर अन्य एलर्जी के लक्षण हो, तब जो एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 50 मीटर लंबी स्टील की छड़ से एक कामगार को 5.25 मीटर लंबाई के यथावत टुकड़े काटने हैं, ठीक है। इस पूरी छड़ का कितना हिस्सा शेष बचेगा, ठीक है। यानी कि 50 मीटर लंबी एक स्टील की छड़ है और उससे दोस्तों 5.25 मीटर लंबे के टुकड़े काटने हैं, ठीक है। यानी और जो जितना यहाँ पर शेष बचेगा उसको आपको बताना है कि पूरे भाग का कितना वो बचा, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे, आप यहाँ पर देखो 5 के जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5.25 मल्टीप्लाई अगर 9 करते हैं ना आप, ठीक है, अगर 10 करेंगे तो 52 चला जाएगा, तो लेकिन 52 तो मीटर तो यहाँ पर स्टील की छड़ ही नहीं है। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 9×9 = 45,
हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, हासिल 2 और 9 9 45, 2 47, ठीक है। यानी कि 47.25। तो 47.25 तो 150 में से जब चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5.25 के 9 टुकड़े हम काट सकते हैं 50 मीटर में से, तो कितना कट जाएगा, इतना 47.25। तो बचेगा कितना आपका, कितना बचेगा 1 पॉइंट, ठीक है, कितना बचेगा 2.75, ठीक है। इतना हिस्सा बचेगा किस में से, 50 में से, ठीक है। तो अब जब आप इसमें इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आपका आंसर आने वाला है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 55 25, ठीक है। और आपका कितना आ जाएगा इधर से, 55 25, ठीक है। तो 55 है 2 अंक के बाद, तो पहले से दशमलव है, नीचे एक 10 है, तो यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 50 किलोग्राम का एक लड़का 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चला रहा है। यदि स्कूटर को लड़के की गतिज ऊर्जा स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा कितनी है, इतनी है। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में आपको ज्ञात करना है क्या, वेलोसिटी, वेग। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्कूटर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्कूटर ले लेते हैं। तो ये मान लेते हैं स्कूटर है, और इसका वजन मास कितना है यहाँ पर, 100 किलोग्राम, ठीक है। और इसके अंदर एक लड़का बैठा है, ठीक है। लड़का बैठा है तो उसका मास कितना गिवन है, 50 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये टोटल जो है तो गति कर रहे हैं ना, दोनों एक साथ मिलकर ही गति कर रहे हैं। तो यानी कि टोटल यहाँ पर मास आप क्या मानेंगे, 150 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाने वाला है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा 1/2 और इंटू आपका मास हो जाएगा 150 और इंटू v का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, किसके बराबर है, 76.8 किलो जूल के, ठीक है। किलो जूल को 10 की घात, किलो हटाएंगे तो 10 की घात 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आने वाला है, 75। तो v स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा इधर से, तो 76800, ठीक है, बटे आपका 75। यहाँ से जब इसको आप देखेंगे तो 25 से काटेंगे, तो यहाँ मान लेते 100 ही है, ठीक है। तो 100 25 से काटेंगे तो आपका ये कितना आने वाला है, 786, 768 इंटू 4/3, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो आपका कितनी बार है, 3 दूनी 6, 5 15 और 6 18, ठीक है, इंटू 4। तो देखो जब इसका भी बराबर आप जब मान निकालेंगे तो 256 इंटू 4 है, तो 256 किसका रूट वर्ग होता है, तो 16 का, ये निकल आया। और 4 किसका होता है, 2 का। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 32। तो 32 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको बताना फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर EFG है, यानी कि +1 कर रहा है। यहाँ पर भी RST +1 है, KLM यहाँ पर भी +1 है यहाँ, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, +2 हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये अलग हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना कि यहाँ पर केवल आपको क्रम से इनको चारों ऑप्शनों को लिखना है, ठीक है। सेंटेंस को मतलब फिट करना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि देयर वेयर वंस टू ब्रदर हु लिव्ड ऑन द एज ऑफ द ए फॉरेस्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फॉरेस्ट में रहते थे दो भाई। और अब उसके बाद यहाँ पर कौन सा होगा आपका, सी वाला, ठीक है, CABD बनेगा। द एल्डर ब्रदर, यानी कि जो उसका बड़ा भाई था, ब्रदर वाज वेरी मीन to his younger brother and ate up all food and took all his good cloth, ठीक है। उसके बाद आपका ए आएगा, वन डे, यानी कि एक दिन वह क्या करता है, द एल्डर ब्रदर उसका जो बड़ा भाई है, वेंट टू इनटू फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के अंदर गया और वहाँ पर क्या कर रहा था वो, फाइंड सम फायरवुड, यानी कि जो आग की लकड़ी होती है उनको, जो सूखी लकड़ी होती है उनको वह ढूंढ रहा था, फाइंड कर रहा था। तो टू सेल द मार्केट, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए वह सूखी लड़कियों नहीं लकड़ियों को ढूंढ रहा था। उसके बाद आपका यहाँ पर एज ही वांट अराउंड चॉपिंग आर ब्रांचेस ऑफ ट्री आफ्टर, यहाँ पर ट्री ही कम्स अपॉन ए मैजिकल ट्री, यानी कि वह पेड़ों को ऐसे ढूंढता गया तो वहाँ पर फिर उसको क्या मिला, एक मैजिकल ट्री मिला, जादुई पेड़ मिला, ठीक है। उसके बाद लास्ट का द ट्री सैड, यानी कि उस पेड़ ने बोला, ओह काइंड सर, यानी कि मुझ पर दया करो सर, और प्लीज़ डू नॉट कट माई ब्रांचेज, यानी कि मेरी शाखाओं को मत काटो। तो इस तरह से CABD बनेगा। तो इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन आ गया था, देखो, सेटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन। सेल्सियस, यहाँ पर देखो -डिग्री सेल्सियस बराबर आपका फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल असो आपको मान रख देना है कि C/5 = F- F का मान डायरेक्टली रखिए 167,
-32/9 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो C/5 बराबर आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, और उसके बाद 3 1, ठीक है, बटे 9 है, तो 9 से ये कितनी बार जा रहा है, 15 बार। तो डिग्री सेल्सियस का मान कितना आ जाएगा, 75। ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन फ्रेंड्स, 190 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर, ठीक है, अति तप्त यानी कि अधिक गर्म पानी को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 6 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, और यदि कोई ऊष्मा हानि ना हो तो अंतिम संतुलन तापमान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिलरी का सिद्धांत दोस्तों लगता है कि जब दोस्तों हम कोई अधिक टेम्परेचर वाला कोई यहाँ पर पदार्थ लेते हैं और उसको कम टेम्परेचर वाले पदार्थ की मिलाते हैं ना, तो क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ना, अधिक टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर गमन करता है, ठीक है, जब तक कि इनके बीच में दोस्तों बराबर टेम्परेचर नहीं हो जाता। ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि जब आपको अधिक अंतिम संतुलन तापमान निकालना, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, टी बराबर क्या होता है आपका, वो होता है आपका m1, ठीक है, m1 इंटू T1, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर प्लस m2 इंटू T2, और बटे आपका क्या हो जाता है, m1 प्लस m2, ठीक है। इसमें केवल आपको मान रखना है, तो आपका आंसर m1 कितना है आपका, देखो 2 लीटर, ठीक है, तो 2, और टेम्परेचर कितना है 190, और प्लस आपका कितना हो जाएगा इधर से m2 6 लीटर यानी कि 6 इंटू 20, T2 20 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा आपका, दोनों मास का योग यानी कि 2 लीटर और 6 लीटर यानी कि 8 हो जाएगा बटे में। तो इधर क्या आ जाएगा आपका 380 प्लस 120/8, यानी कि आपका क्या आने वाला है 500/8। यहाँ से क्या आ जाएगा 62.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाए, तो वो वाला फार्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया जा रहा है कि थोड़ी समय तक हवा के 10 लाख कणों में डैश की लगभग 900 कणों की मौजूदगी में सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होने लगता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म, और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर यह दोस्तों जो हवा होती है उसके 10 लाख कणों में से अगर क्लोरोफॉर्म के 900 कण है ना, तो जो सांस लेता है इसकी मौजूदगी में, तो उसके थकान होती है उसे, और चक्कर आने लगते हैं, सिर दर्द होता है उसका, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में समझे तो मनुष्यों में सांस द्वारा क्लोरोफॉर्म के क्रॉनिक यानी कि दीर्घकालिक संपर्क के परिणाम स्वरूप, कि क्लोरोफॉर्म के अगर दीर्घकालिक संपर्क में आप रहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यकृत पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, जिसमें हेपेटाइटिस आपने सुना ही होगा, और पीलिया और नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव जैसे अवसाद और चिड़चिड़ापन आपको शामिल है, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का दोस्तों यूज कहाँ पर करते हैं, एक बात याद रखना कि जब भी हम कोई ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पर क्लोरोफॉर्म ही हमें दिया जाता है, ठीक है, लिक्विड रूप में। तो वहाँ पर उसका जो है तो हम सेवन करते हैं, जिससे हमें कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता है, हम बेहोशी की स्थिति में हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें से आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में केवल आपको 14 और 16 को मिलाकर, 14 और 2 को मिलाकर आपको क्या बनाना, 80, इसी तरह 10 और 4 से मिलकर 70 बनाना है, 20 और 6 से मिलकर आपको ये बनाना है, 8 और 12 से मिलकर क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर 14 और 2 कितना होता है आपका 16, इंटू अगर 5 करते हैं तो 80 हो रहा है, देखेंगे आगे भी यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर आपका 14 हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 इधर भी करेंगे तो 70 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 26 इंटू 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा, इधर आपका करेंगे तो 20 इंटू 5 जब करेंगे तो आपका सब आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया जा रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर समषटभुज है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे समषटभुज हम बना ही लेते हैं, ठीक है। तो अभी नहीं बना, समषटभुज आप बनाती हैं तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसकी प्रत्येक साइड आपकी कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि इस तरह से क्या कितने त्रिभुज बन जाते हैं, यहाँ पर सम त्रिभुज, वो क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि अगर सभी की भुजा यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर एक का हमें क्षेत्रफल पता हो जाए तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे समषटभुज का हमें एरिया पता हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है 10 यानी कि 100 का 100 हो जाएगा, ठीक है, 10 का स्क्वायर।
और मल्टीप्लाई आपका 6 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 इंटू 6 यानी कि 150 आपका इस समषटभुज का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कथन और अवधारणा का फ्रेंड्स क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि ऊंचाई 5 फीट 6 इंच, ठीक है, ऊंचाई 5 फीट 6 इंच से 6 फीट के बीच होनी चाहिए। इसमें बोला गया है फाइटर पायलटों की भर्ती के लिए एक शर्त दी गई है कि जो कैंडिडेट होंगे ना उनकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 5 फीट 6 इंच से लेकर 6 फीट तक होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। अब अवधारणा क्या लगा सकते हैं आप। बोला जा रहा है फाइटर पायलटों को आकर्षक होना चाहिए क्योंकि वे युवाओं के लिए आदर्श हैं। ये अवधारणा मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि यहाँ पर आकर्षक होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर उनने केवल कथन में क्या हाइट के बारे में चर्चा की, आकर्षक या ना आकर्षक की कोई बात ही नहीं हुई है। अगली उदाहरण क्या है, केवल कुछ शरीर प्रकार वाले, ठीक है, केवल कुछ शरीर प्रकार वाले लोग ही फाइटर प्लेन के कॉकपिट में फिट हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। केवल कुछ हाइट वाले ही व्यक्ति यहाँ पर फिट हो सकते हैं। जैसे किसी की हाइट 7 फीट है तो वह यहाँ पर फिट कैसे हो पाएगा। जिनकी हाइट अगर 7 फीट 6 इंच से लेकर 6 फीट के बीच में होगी वही तो फिट हो पाएगा। तो केवल कुछ ही फिट हो पाएंगे, ठीक है, सभी तो फिट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सभी की हाइट अलग अलग रहती है। तो यही केवल आपका अवधारणा सही हो सकता है, तो आपका केवल अवधारणा दूसरा नहीं था। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप का फ्रेंड्स क्वेश्चन है। इसमें से आपको क्या करना है कि जो बोला जा रहा है वो सीधे करते जाना है। यहाँ पर $Q है तो डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पर ए बी की बहन, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी जो है तो क्यू की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये देखें तो इसका अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी कि क्यू आर की क्या हो जाएगी, क्यू आर की पुत्री हो जाएगी, ये फीमेल हो जाएगी क्यू पुत्री। उसके बाद एट द रेट है, यानी कि एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी का पति है, यानी कि आर जो है एस का पति हो जाएगा, आर जो एस का पति हो जाएगा तो एस क्या हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी, और भी सी बात है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो एस पी की भाभी है, एस पी की भाभी नहीं है, माँ है, ठीक है, एस पी की माँ है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो पी और क्यू बहन बहन है, और क्यू का जो पिता है और आर है, आर की पत्नी ये, यानी कि ये पति पत्नी, इनकी माता पिता ये हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस पी की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 3 बॉक्स हैं और देखो इस तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में, ठीक है। इन 3 वजनों का हमें यूज करके बताना कि कौन सा हम वजन नहीं बना सकते मिला के, ठीक है, योग करके। तो यहाँ पर 15 आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं। कैसे, 3 और 12 कितना होगा, 15। 20 बना सकते हैं, बना सकते हैं। 8 और 12 23 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 12 8 20 और प्लस 3 23, लेकिन 21 नहीं आप बना सकते हैं, ठीक है। 21 को तीनों का यूज करके हम नहीं बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि संख्याओं 9 15 1 15 14 9 4 और x की माध्यिका कितनी है, गेर है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि जब हम इनको क्या करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा कौन सा पद हो जाएगा, 8 है ना। तो इसमें 8 में अगर सम नंबर में अगर ये संख्याएं दी हुई हैं तो यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे, यानी कि चौथावां पद और प्लस अगला वाला पद लेते हैं बटे 2 कर देते हैं, ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक अगर ये लेते हैं, एक ये हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा, चौथा ये हो गया 9, तो चौथा हमें लेना है। उसके बाद आपको क्या लेना है, पाँचवा। तो पाँचवा आप मान लेते हैं कि यही एक्स ही आएगा, ठीक है, तभी तो हमें एक्स का मान मालूम होगा। बाकी अगर आप कुछ और ले लेते हैं, एक्स को बड़ा अगर मानेंगे ना आप, तो 9 के बाद कौन हो जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। लेकिन उसको अगर लेंगे आप तो एक्स का मान नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, इसलिए हम जो 5वां पद एक्स को ही लेंगे, ठीक है, बटे एक्स यहाँ पर कितना बटे 2 हो जाएगा, बराबर आपका घेरा है, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर 9 प्लस एक्स बराबर आपका 22। तो एक्स का मान आपका 13 आने वाला है, ठीक है। तो एक्स का मान फ्रेंड्स यहाँ से आपका 13 ही आएगा, क्लियर है, 13 ही आएगा, ठीक है। अगर आप देखो घेरा अगर यहाँ पर रखते हैं ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, घेरा अगर आप एक्स का मान रखते हैं तो आपका जो देखो माध्यिका 14 पद और 5वें पद का योग बटे 2 क्या नहीं आएगा, घेरा नहीं आएगा। तो घेरा प्लस कितना, घेरा प्लस 9 करेंगे बटे 2 यानी कि आपका 10 आएगा, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, आपका आंसर 13 ही आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन
40वां क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि डैश वायु में वायु प्रदूषण का एक समुच्चय यानी कि सबमेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरोसोल। ठीक है, ये दोस्तों एरोसोल ही है। यहाँ पर देखो जैसे ये कण उड़ रहे हैं ना हवा में, तो ये दोस्तों प्रदूषण का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए इसे चाल में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो क्या है कि डिस्टेंस आपकी सेम है, तो आपका जो डिस्टेंस अगर सेम है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो टाइम दिया गया है, तो टाइम का रेशियो जो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 5:4। ठीक है, 50 और 40 मिनट लग रहे हैं, तो 5:4। तो जो आपका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपका जो होता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका? स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्या रहने वाला, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पर कांस्टेंट होगी, तो जो स्पीड हो जाएगी ना वो किसके बीच हो जाएगी? टाइम के। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा स्पीड के? 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पीड चार चार रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? पहले की स्पीड कितनी थी? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि 64 बराबर हो जाएगी, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा आपका 16। तो कितना बोला जा रहा है कि इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? ठीक है, ताकि वह 40 मिनट में पहुंच जाए, तो कितनी वृद्धि करना चाहिए? तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रेशियो की वृद्धि करना चाहिए। ठीक है, तो एक रेशियो का मान हमारा पहले से 16 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। बाकी आपसे ये भी पूछ सकता था कि उसे 40 मिनट में पहुँचने के लिए कितनी स्पीड रखनी चाहिए अपनी, तो कितनी स्पीड हो जाती? 5 रेशियो का मान, यानी कि 16×5 80 स्पीड हो जाती है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कंपनी में 6 विभाग हैं, यहाँ पर 6 विभाग हैं, ABCDEF, और दिए गए बार ग्राफ वर्ष 2015 और 18 के दौरान प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो 2015 का आपका ये नीला वाला कम और डार्क नीला है, और यहाँ पर जो है तो वो हल्का नीला है। ठीक है, कंपनी ने वर्ष 2015 और 18 के बीच 80 नए कर्मचारियों की भर्ती की और कुछ नए कर्मचारियों को निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर 2015 और 18 के बीच में 80 नए कर्मचारियों की भर्ती की। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो टोटल कर्मचारी है ना, तो उनके बीच का अंतर निकालना होगा कि 2015 में कितने हैं और 2018 में कितने हैं। ठीक है, 2018 में देखते हैं 30 और 70 100 हो जाएगा, 100 और 80 कितना हो जाएगा आपका? 180, 180 90 आपका 270, 270 और आपका 60 कितना हो जाएगा आपका? 330, 330 और 30 360, यानी कि 2018 में कितने हैं? 2018 में आपके 330 लोग हैं। ठीक है, अब आपसे 2015 का निकालना है, तो 2015 के कितने हो जाएंगे? 20, और देखो यहाँ पर 2015 के 20 40 कितने हो जाएंगे? 60, 60 50 110 और 70 180 और 80 260 और 30 260 30 कितना हो जाएगा? 290। ठीक है, तो 260 और 30 290 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या गलती की है कि देखो यहाँ पर हमने 2018 की संख्या में जो गिनती करने में गलती की है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2018 के अगर हम गिनते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं। 2018 के अगर आप गिनते हैं फ्रेंड्स, तो कितने हैं? 30 और 70 आपका 100, 100 और 80 180 90, 180 90 270 और 60 330 और यहाँ पर 30। ठीक है, कितना हो जाएगा? 330 और 30 360 आएगा। ठीक है, 360 आएगा, ना कि 330। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2015 की अपेक्षा में 2060 में कितने यहाँ पर हैं? 70 की भर्ती हो रही है, 70 लोगों की। ठीक है, यहाँ पर 70 लोगों की भर्ती हो रही है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 80 नए कर्मचारी की भर्ती होती है और कुछ कर्मचारी निकल जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 70 ही बढ़ रहे हैं, यानी कि 80 की भर्ती हो रही है और कुछ निकल जाते हैं, यानी कि कितने निकल जाएंगे? 10 निकल जाएंगे, तभी तो यहाँ पर 70 बच रहे हैं। जैसे यहाँ पर 80 लोग आ रहे हैं, ठीक है, 80 लोग आ रहे हैं और इसमें से 10 निकल जाएंगे, तभी तो 70 बचेंगे, तभी 70 ऐड हो रहा है, यानी कि 10 कर्मचारी क्या निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि निकाले गए सभी कर्मचारी विभाग सी से थे। ठीक है, तो यानी कि विभाग सी से सारे कर्मचारी निकाले गए थे। यदि विभाग सी के कर्मचारियों को नहीं निकाला गया होता तो 2018 में विभाग सी में कर्मचारियों की संख्या अधिक होती, कितने % अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर 80 ना होकर कितने होते?
निकाले नहीं गए कर्मचारी, निकाले गए कर्मचारी कितने थे? 10 थे। तो 80 ना होकर कितने होते सी के कर्मचारी अगर निकाले नहीं जाते? 90 होते, क्योंकि सारे कर्मचारी सी से ही निकाले गए थे। तो कितनी वृद्धि होती? 80 से 90, यानी कि 10 की वृद्धि होती और 80 के रिस्पेक्ट में होती। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक ब्लॉक का अपेक्षित घनत्व 2.5 है। इसे पूरी तरह से पानी में डुबे जाने पर इसका आभासी द्रव्यमान क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि इसका जो आभासी मास है वो हम मान लेते हैं x है। ठीक है, यहाँ पर जो अपेक्षित घनत्व फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? अपेक्षित घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? 5/2, 5/2 है। अपेक्षित घनत्व बराबर क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक मास यानी कि 500 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा आपका? जितना चेंजेज हो रहा है पानी के अंदर डुबाए जाने में, कितना चेंजेज हो रहा है, तो कितना चेंजेज होगा यहाँ पर? 500 माइनस एक्स, यही तो चेंजेज होगा। तो चेंजेस कितना होगा? जैसे यहाँ पर पहले का उसका द्रव्यमान कितना था? 500 था, तो बाद में कितना बचेगा उसको अगर माइनस कर देंगे, या भासी यहाँ पर द्रव्यमान को माइनस कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा आपका? उसका अंतर आ जाएगा, कितना द्रव्यमान में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसको इस तरह से लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो अपन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 यानी कि 200 बराबर आपका 500 माइनस एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम यहाँ पर वजन में चेंजेज आएगा। ठीक है, सॉरी चेंजेज नहीं, आभासी होगा। ठीक है, तो पहले उसका द्रव्यमान कितना था? 500 ग्राम, और जब उसको पानी के अंदर डाला जाता है तो उसका कितना बच रहा है? 300 ग्राम बच रहा है वो। ठीक है, 300 ग्राम वजन हो जाता है, तो कितना चेंजेज आ रहा है? 200 ग्राम। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, चेंजेस 200 ग्राम का आ रहा है। अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ पर इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्लोप निकालना, ढलान। तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? एम बराबर क्या हो जाता है आपका? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है स्लोप। ठीक है, तो यहाँ से y2 क्या हो जाएगा आपका? y2 आपका क्या है? 2 और माइनस आपका y1 माइनस का 4 है, यानी कि प्लस का यहाँ से हो जाएगा फिर 4 बटे आपका x2 5 है, और माइनस का x यानी कि x1 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 3, यहाँ से क्या आ जाएगा? 6/2, यानी कि 3 आपका क्या हो जाएगा? स्लोप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डैश के संविधान से लिए गए थे। किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा होगा। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए थे डीपीएसपी, और जो आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे डीपीएसपी? स्पेन से लिए थे, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरलैंड ने स्पेन से लिए थे, और आयरलैंड से हमने इंडिया ने आयरलैंड से लिए थे। अगला क्वेश्चन देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, हमने बार बार आपको बताया, हर सेप्टेम्बर देखो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा अक्षर या अक्षरों का सेट उन माताओं को निरूपित करता है, कि माताओं वाला ही हमें लेना है जो ना तो अमेरिकी हैं और ना ही बेकर हैं। ठीक है, तो ऐसी आपको माताओं के लेना, तो माताओं को कौन सा प्रेजेंट कर रहा है? आयत। ठीक है, तो यानी कि आपको इसके अंदर वाले ही लेना है, आयत के अंदर वाले ही आपको लेना है, आयत के इसके अंदर वाले ही लेना है आपको। और कौन से ना होना चाहिए? ना तो अमेरिकी होना चाहिए, ना ही बेकर। तो अमेरिकी को कौन निरूपित करता है? वृत्त। ठीक है, तो यानी कि ये वृत्त वाले भी नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ना बोला गया है। ठीक है, तो इसका सर्कल के अंदर के नहीं होंगे, ना ही अमेरिकी हो ना ही बेकर। तो बेकर को कौन निरूपित करता है? आपको यहाँ पर देख सकते हैं, बेकर। यहाँ पर क्या है कि बेकर, ओके, बेकर कहाँ पर है आपका? बेकर ये है, त्रिभुज बेकर को निरूपित करता है, यानी कि त्रिभुज वाले भी नहीं होंगे, यानी कि आपका ये जी वाला जी भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा हुआ कौन सा? ई और एफ ही तो बचे आपके, जो आपकी माताओं के अंदर हैं, ना तो अमेरिकी हैं और ना ही बेकर हैं, तो बचेगा ई और एफ। क्योंकि यहाँ पर जो सी है आपका वर्ग, उसे छक के ऊपर वहाँ पर रोक नहीं लगाया है। ठीक है, इसलिए हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ई और एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1766 में किसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने? तो हाइड्रोजन की। ठीक है, और जोसेफ प्रिस्टल ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण आपको बताना है। तो द्वितीय श्रेणी क्या होता है? उत्तोलक जिसमें आपका क्या हो? आपका लोड बीच में हो। ठीक है, तो लोड बीच में क्या है? एक पहिए वाला जो ठेवला होता है, व्हील बैरो, वो उसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो व्हील बैरो इस तरह का होता है, आपका इधर पहिया लगा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि इसमें माल ढोया जाता है। ठीक है, माल ढोया जाता है,
और आप इसमें क्या लगा देते हैं, इसमें इस तरह से 2 हाथ लगा देते हैं, ठीक है। हत्थे जिसमें को जिसको आप पकड़ते हैं इसमें आप फट लगाते हैं। ये फट इधर हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, इधर इधर आपका लोड रखा रहता है, ईंटें बालू गिट्टी, ठीक है। तो इधर आपका लोड हो गया और ये फलक्रम हो जाएगा। इसी के अंदर तो ये ऊपर नीचे होगा, आगे चलेगा पीछे चलेगा, ठीक है। तो लोड बीच में आ रहा है ना, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आपका एक पहिए का ठेला हो जाएगा, ठीक है। प्लायर यानी कि प्लास जो होता है वो कौन सी श्रेणी का होता है, इसमें क्या होता है, देखो प्लायर इस तरह का होता है ना, इस तरह का होता है। इसमें यहाँ पर लोड होता है, यहाँ पर ये फलक्रम होता है, यहाँ पर ये फट होता है। तो यहाँ पर फलक्रम अगर बीच में है तो फर्स्ट क्लास का जो लीवर हो जाएगा वो तोलक। बर्फ उठाने की चिमटी ये थर्ड क्लास की होती है, क्योंकि इसमें आपका ये फट बीच में होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिछौला झील, ठीक है, के मध्य में बना होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर में, ठीक है। तो उदयपुर में यह स्थित है। और ये कौन सी झील पर स्थित है, किसके मध्य में, तो पिछौला झील के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, डेसिमल संख्या इसको हमें बाइनरी संख्या इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना होता, मैं कई बार इसको बता चुका, तो हर शिफ्ट में पूछा गया था पिछले बार भी, ठीक है। 2 की पावर 0 इधर, फिर इधर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, ठीक है। और आपको लेना कौन से, जिसमें एक वाला हो, ठीक है। तो क्योंकि एक से मल्टीप्लाई होगा तभी तो बन पाएगा, 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 0 हो जाएगा, एक वाला कौन सा, 2, यानी कि 2, और प्लस आपका हो जाने वाला है इधर ये कितना है आपका, 2 की पावर 4 यानी कि 16, 2 की पावर 5 है 32, 2 की पावर 6 है 64, ठीक है। उसके बाद आपका 2 की पावर 7 नहीं, 2 की पावर 8 है, यानी कि आपका 256 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सारे जोड़ेंगे ना आप, तो यहाँ से क्या आने वाला है, 320, और यहाँ से कितना बनने वाला है आपका 34, और 16 आपका 50, ठीक है। यानी कि आपका इतना होने वाला है 370 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई गलती की गया हमने, देखो गलती क्या की है कि यहाँ पर 2 की पावर 3 भी तो बन रहा है ना। देखो 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2, यानी कि 4, 4 नहीं हमने लिया, ठीक है। 2 की पावर 2 को हम भूल गए क्योंकि एक ही ना यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 4 और 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 374 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, संकेतन 2 गुणे फाई 6 का अर्थ क्या है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि 6 इकाई व्यास वाले 2 सर्कल, ठीक है, 2 वृत्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा, कि 6 इकाई के आपको व्यास लेना है और इस तरह के 2 सर्कल आपको बनाना है, ओके, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कौन से तत्व उत्पादन करते हैं, यह हो जाएगा कॉपर, ठीक है। ये कॉपर उत्पादन करते हैं, अनाज, नट्स और चॉकलेट, ठीक है। आयोडीन कहाँ से मिलता है, आयोडीन युक्त नमक से आपको मिलता है, और मिल्क से भी मिलता है आपका, ठीक है। और इस तरह से आप इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, सभी हवेलियाँ क्या है, महल है। तो सभी हवेलियाँ क्या है, महल है। ये हो गया। कुछ दुर्ग महल नहीं है, तो कुछ दुर्ग महल नहीं है, यानी कि कुछ दुर्ग महल होंगे, तो कुछ दुर्ग आपके क्या हो जाएंगे, कुछ दुर्ग आपके महल हो जाएंगे। तो कुछ दुर्ग महल नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या नहीं है, महल के दुर्ग के अंदर नहीं आएगा महल का, ठीक है। कुछ दुर्ग महल नहीं है, ये नहीं बोला गया। देखो कुछ दुर्ग आपके महल नहीं है ना, तो क्या हो जाने वाला है, कुछ दुर्ग महल नहीं, यानी कि दुर्ग का ये वाला पार्ट क्या कभी महल नहीं होगा, क्योंकि कुछ दुर्ग महल नहीं है बोला गया है। तो अब आपसे देखो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ महल हवेलियां हैं, कुछ महल हवेलियां हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो राइट ही है। कुछ दुर्ग हवेलियां हैं, तो कुछ दुर्ग हवेलियां हैं, बिल्कुल गलत। दुर्ग और हवेली के बीच में संबंध ही नहीं है, कोई हवेली दुर्ग नहीं है, कोई भी हवेली दुर्ग नहीं है, ये गलत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि कुछ दुर्ग हवेलियां हैं और कोई हवेली दुर्ग नहीं है। तो ये अगर अगर ये गलत तो ये सही हो जाएगा, और ये सही तो ये गलत हो जाएगा, यानी इनमें इनमें आधार और लगेगा। तो केवल आपका यहाँ पर देखो कुछ हवेली दुर्ग नहीं है। तो आपका यहाँ से फ्रेंड्स राइट क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर यानी कि पहला तो फॉलो करेगा, और जो दूसरा और तीसरा होगा ना उसमें आइदर और लगेगा, ठीक है, दूसरे और तीसरे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि केवल पहला और तीसरा पालन करते हैं, कोई हवेली दुर्ग नहीं है, कोई हवेली दुर्ग नहीं है।
ठीक है, और कुछ दुर्ग हवेलियाँ हैं। तो बिल्कुल ये इसमें आइदर और, ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, पहला तो फॉलो कर ही रहा है इसमें, दूसरे और तीसरा आपका इधर और लगेगा, ये आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोर्ड मास से इसको करना है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना हो रहा है देखो, 14 मल्टीप्लाई 10 बटे आपका 35 है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे 2 बार और इसको काटेंगे 7 बार, 7 दूनी 14, यानी कि इधर से 4 आने वाला है। ठीक है, तो 4 प्लस अब इधर क्या जाएगा, 120 भागे 15 यानी कि आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका 12 आने वाला है, तो 12 1/4 हो जाएगा 25%, और ऑफ कितना हो जाएगा 12 यानी कि 3 आएगा। ठीक है, तो 16 में से 3 जब आप घटाएंगे तो आपका 13 आंसर आ जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है, वास्तव में आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि दोस्तों ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अतिरिक्त जानकारी दी जाती है लेकिन वह आवश्यक नहीं होती है, तो उसके लिए क्या हम लिख देते हैं, REF। ठीक है, REF लिख देते हैं। ओके, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 8 है। ठीक है, 8 प्लस को क्या निरूपित करना है हमें, मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड प्लस को निरूपित करता है 15, माइनस डिवाइड को 3, और मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो यहाँ से कितना आने वाला है, 5 3 15, यानी कि 5 बार जा रहा है, 5 -1 और प्लस 12 यानी कि आपका 16, यानी कि आपका आंसर क्या, 8 चौक 32 आएगा, 32, और इधर से 4 आ जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आप सुन के डरिएगा नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो गाड़ियां ए और बी शहर सी और डी के लिए चलना शुरू करती हैं। ठीक है, सी और डी के लिए चलना शुरू करती हैं, तो दो शहर हम यहाँ पर ले लेते हैं, सी और डी, और दो गाड़ियां हैं कौन सी, ए और बी। शहर सी से डी की तरफ चलना शुरू करती हैं, यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 540 किलोमीटर। ओके, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि हो और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही धीमी गति से चलने वाली गाड़ी को तेज गति से चलने वाली गाड़ी की तुलना में 1 घंटे अधिक समय लगता है। ठीक है, यानी कि आपको बोला जा रहा है, जैसे हम मान लेते हैं कि जो ए है वही धीमी गति से चल रही है, तो उसको स्पीड क्या है, एक स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला जा रहा है कि अगर धीमी गाड़ी चल रही है, जो धीमी जो गाड़ी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ना, तो जितना उसको समय लग रहा है ना, उससे क्या लग रहा है कि तेज़ गति से चलने वाली गाड़ी से की तुलना में 1 घंटे अधिक समय लगता है। ठीक है, यानी कि ए को कितना समय लग जाएगा, 90 की स्पीड से 554 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे समय लग जाएगा। ठीक है, 6 घंटे समय लग जाएगा, यानी कि इसको 1 घंटे अधिक लग रहा है तेज़ गति से चलने वाली कार की अपेक्षा में, गाड़ी की अपेक्षा में। ठीक है, यानी कि जो तेज़ गति से चलेगी उसको कितना टाइम लगेगा, केवल 5 ही घंटे, 5 घंटे का लगेगा, किसको किसको बी को लगेगा। ठीक है, 5 घंटे, क्योंकि ए जो धीमी है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, जो आपकी जो तेज है गति की गाड़ी है उसको कम समय लगेगा, 1 घंटे कम। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो धीमी गति से चलने वाली गाड़ी तेज गति से चलने वाली गाड़ी की तुलना में 1 घंटे अधिक समय लेती है। अगर ये धीमी गति की गाड़ी है वो 1 घंटे अधिक लेती है, यानी 1 घंटे का कम समय कौन लेगी, 5 घंटे कौन समय लेगी, तेज गति वाली। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है तेज गति से चलने वाली गाड़ी की चाल क्या होगी, तो गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 5 घंटे में 554 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करना है, 540 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक विक्रेता एक नारियल, ठीक है, यदि कोई विक्रेता एक नारियल 32 रुपये में बेचता है और उसे 20% की हानि होती है तो नारियल का क्या है मूल्य। ठीक है, यहाँ पर देखो 20% की हानि होती है, यानी कि क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 1/5 होता है। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु अगर CP और SP यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर उसका CP 5 है तो उसकी अगर 1 की हानि हो रही है ना, तो कितने में बेच रहा होगा, 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला रहा है कि एक विक्रेता एक नारियल को 32 रुपये में बेचता है, तो हमारा यहाँ पर 4 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 32 के। ठीक है, तो 1 रेशियो का मान आपका कितना हो जाएगा, 8। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नारियल का CP क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा आपका, 40। क्लियर है, 1 रेशियो का मान 8 है तो 5 रेशियो का मान 40। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि पंप की दक्षता रेटेड यहाँ पर 400 वाट ज्ञात कीजिए, जो 10 मिनट में 500 किलोग्राम पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ाता है। तो ये बार बार क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है, डायरेक्टली इसको कैसे करेंगे। तो दक्षता आपकी यहाँ पर गिवन है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी दक्षता बराबर क्या होता है आपका, वो क्या होता है आउटपुट बटे इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। सबसे पहले हम आउटपुट पावर निकालेंगे, तो आउटपुट पावर यहाँ से क्या निकल निकल जाएगा, तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क कितना कर रहा है, एम जी एच कर रहा है वर्क। ठीक है, एम जी एच। तो यहाँ पर मास क्या है 500 बटे जी आपका 10 लेंगे, और आपका एच क्या हो जाएगा 30। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट का। ठीक है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 60 करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए, ऐसा यूनिट। ठीक है, यहाँ से इसको 2 से काट देंगे, और यहाँ से इसको, तो यहाँ से आपका जो आ जाने वाला है P बराबर आपका 250 आने वाला। ठीक है, 250 वाट। तो ये आउटपुट पावर है। और इनपुट पावर कितनी यहाँ पर दी गई है कि दक्षता रेटेड यहाँ पर कितनी है 400 वाट की। तो दक्षता कितनी हो जाएगी, तो दक्षता दक्षता बराबर आपका देखो आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर होता है। आउटपुट का पावर कितना है 250 वाट का, और इनपुट कितना लग रहा है 400 वाट का। यहाँ से परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है आपका 62.50। ठीक है, इसको चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 100 से इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 250 बटे 4 करेंगे ना, तो आपका 62.5% ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पर कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है, तो यानी कि कौन सी हो जाएगी, वह मूल इकाई होगी। इनमें से मूल इकाई कौन सी केवल है, मोल है, यानी कि पदार्थ की मात्रा को कैसे मापते हैं, मोल से। बाकी ये सारे क्या हैं आपकी व्युत्पन्न की हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और जो मूल इकाइयाँ होती हैं कितनी होती हैं, 7 होती हैं, कल मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, और वो कौन कौन सी होती हैं वो भी आप देख सकते हैं। वो होती है आपकी क्या, इकाई कौन कौन सी होती है, पता है ना, नहीं पता, चलो बता देते हैं। वो आपकी होती है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपका केल्विन टेम्परेचर होता है। उसके बाद आपका क्या होता है धारा होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होती है। उसके बाद आपका टेम्परेचर हो गया, एम्पियर हो गया। उसके बाद आपका कैंडेला होता है, और ये पदार्थ की मात्रा मोल हो गया, और कैंडेला होता है। ठीक है, तो ये 7 जो इकाइयाँ होती हैं मूल इकाइयाँ होती है, बाकी इसके अलावा सभी व्युत्पन्न इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सी, देखो सी ने डी से कहा, सी इधर रख लेते हैं, डी को इधर रख लेते हैं। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन, यानी कि सी की कोई बहन है, यानी कि ये मान लेते हैं तुम मेरी बहन के पति। तो बहन के पति ये हो जाएंगे, ये मान लेते हैं पति पत्नी होंगे। पति की सास हो, ठीक है, पति की सास हो, यानी कि उसके पत्नी की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी वो, सास हो, डी डी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि डी सास हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि डी का सी से क्या संबंध है, तो डी सी की कौन हो जाएगी, माता हो जाएगी। ठीक है, तभी तो उसकी माँ की माता उसकी स्वयं की माँ हो जाएगी। ठीक है, उसकी बहन की माता स्वयं की तो उसकी माँ हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसको अब स्किप करते हैं, बाकी आसानी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ देंगे वहाँ से कर लीजिएगा, दिख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि बृहस्पति ग्रह पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 2.5 गुना है, और पृथ्वी पर 250 किलोग्राम वजन वाले एक उपग्रह का बृहस्पति पर भार कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, वेट बराबर क्या हो जाता है, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से वेट आपका कितना गिवन है 250। ठीक है, 250 बराबर आपका मास यहाँ से हमें निकालना है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है पृथ्वी का। ठीक है, तो मास आपका क्या जाएगा 25। ठीक है, 25 आ गया। अब आपसे क्या है कि यहाँ पर क्या निकालना, किस पर वजन निकालना, बृहस्पति पर, बृहस्पति ग्रह पर। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह पर अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट बराबर क्या हो जाएगा mg। तो मास आपका 25 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जी का मान क्या होगा, देखो यहाँ पर बोला गया कि पृथ्वी के त्वरण का कितना है 2.5 गुना, 2.5 गुना यानी कि 10 का पृथ्वी पर वृत्तीय त्वरण होता है 10 होता है, इसका 2.5 गुना जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो यानी कि आप इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 25 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर क्या आने वाला है 625 आएगा। ठीक है, 625 आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6250 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो पृथ्वी पर अगर वजन इतना है ना, तो उसका मास तो यही रहेगा। ठीक है, मास, obvious सी बात है, यही आंसर आपका यही आने वाला है। ठीक है, राइट है ये। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, और यहाँ पर न्यूटन में ही बोला गया है वेट को। ठीक है, ओके 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 ओके, न्यूटन में बोला जा रहा है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर भार न्यूटन में निकालना है फ्रेंड्स।
न्यूटन में अगर निकालना है तो 10 का भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इसको तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, केवल कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर क्या करना है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर करना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 53 प्लस 14 दूनी 28, ठीक है। ए बी का मान 14, दूनी 28, कितना हो जाएगा 81। तो a प्लस बी की मान क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अगला, एक तीर्थयात्री अपने घर से विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बोला जा रहा है उत्तर की ओर मुड़ता है 11 किलोमीटर, तो उत्तर की ओर चलता है और 11 किलोमीटर। और उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ता है 7 किलोमीटर, तो पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, ठीक है। और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और जो है तो दक्षिण की ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अंत में अपनी दाईं ओर मुड़ता है और जो है तो 6 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ 7 है, ये 6, यानी कि टोटल यहीं से 13 की दूरी पर यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, सामने सामने। तो क्या बोला जा रहा है, अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष में कहाँ पर है, तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर थी और अब कहाँ पर है वो, तो ये और लेंथ आपको पता करना चाहिए। तो ये आपकी पूरी टोटल 11 है, इसमें से ये आपकी 6 है, तो बचेगी 5, तो ये भी 5 हो जाएगी, तो 5 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। किससे कि तो लगाया गया बल, तो किया गया कार्य अगर ये है, तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो यहाँ पर 1200 वर्क किया कर रहा है, 1200 जूल, और यहाँ पर फोर्स आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आपका 20 मीटर है, यानी कि फोर्स कितना लगेगा 60 न्यूटन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, और इसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई दी है, चौड़ाई मान लेते हैं x है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई 48 हो जाएगा, प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस ऊंचाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा 6x, ठीक है, बराबर आपका 236। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2 से इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 118, ठीक है। और इधर 14x बराबर आपका 118 माइनस 48 जब करेंगे तो क्या आ जाने वाला आपका 70, ठीक है। तो x का मान आपका 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने कितने घरों में केवल 2 पालतू जानवर है, ठीक है। तो केवल 2 पालतू जानवर वाले घर कितने हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि इधर क्या है 6, ठीक है, केवल 2 ही ना, यहाँ पर डॉग और पैरट में कॉमन है 6 घर, ठीक है। और इधर 8 वाला कौन सा कॉमन है, इधर कॉमन है, ठीक है, इधर 2, ठीक है, 2 के बीच में केवल यहाँ पर है। तो 8 से 14 तो 16 ही ऐसे हैं जो केवल 2 पालतू जानवर वाले घर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो कथन कथन वाला क्वेश्चन है। निष्कर्ष है भावनात्मक गुण यानी कि इमोशनल कंबोस्टेंस करियर में सफलता का एक अच्छा सूचक है, ठीक है। यानी कि जो भावनात्मक गुणक होता है वो करियर में सफलता का एक अच्छा सूचक है, ये आपसे पूछा गया है, कथन है। तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, एक विभाग के 10 कर्मचारी भावनात्मक गुणक के मामले में भी शीर्ष 10 होंगे, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि 10 में से 10 भावनात्मक गुणक में शीर्ष होंगे, ठीक है, यानी कि वह उच्चतम स्थिति पर होंगे, तो ये नहीं कह सकते। प्रतिभागी का भावनात्मक गुणक ज्ञात करने के लिए नियोक्ता कंपनी को अतिरिक्त उपयोगी जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि जो कैंडिडेट है अगर उसके पास भावनात्मक गुणक है तो कंपनी होती है उसके पास बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकती है, बिल्कुल सही बात है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर राष्ट्र, ठीक है, कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम तो है आपका, फ्रांस भी है, चीन भी है, और आपका जर्मनी नहीं है, तो जर्मनी आपका आंसर हो जाएगा। और 2 कंट्री और कौन कौन से हैं, देखो यूके हो गया आपका, यूएसए हो गया, और आपका क्या हो गया चीन हो गया, चाइना, रसिया और फ्रांस, ये 5 कंट्री हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो साइन थीटा बराबर आपका ये है, तो देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का होता है ना, लाल बट्टे कक्का,
यानी कि लंब बटे कर्ण दिया हुआ है, तो लंब आपका 12, कर्ण 13, ठीक है 5 12 13 आपका ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इधर से आप कोड निकालेंगे तो 2 इंटू कोड क्या हो जाएगा आपका 5 बटे 12 हो जाएगा, 5 बटे 12 प्लस आपका 13 इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा आपका क्या होने वाला है 5 बटे 13, 5 बटे 13, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 बटे 6 आ जाएगा, प्लस इधर से 5 आ जाएगा, तो आपका 5 6 30, 5 35 बटे 6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बेलायत खान फ्रेंड्स आपके सितार से संबंधित है, ठीक है। तो सितार से संबंधित है बेलायत खान, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। और बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया हमने कई बार बताया है। संतूर से आपके शिव कुमार शर्मा संबंधित है, याद रखना इंपॉर्टेंट नाम है ये। निम्नलिखित में से किस वर्ग के रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ना, तो ये दोस्तों क्या करते हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। रेफ्रिजरेटर में उपयोग होते हैं CFC, ठीक है। आपने इसका नाम भी कई बार सुना होगा CFC, जो कि रेफ्रिजरेटरों में या AC में यूज करते हैं। वह दोस्तों ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है O3 होता है ओजोन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस शब्द का चयन करें जो फ्रेंड्स अन्य से भिन्न। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका करंट, ठीक है, ये धारा। क्योंकि देखो तालाब में दोस्तों ठहरा हुआ पानी रहता है, पूल में भी ठहरा हुआ पानी, झील में भी ठहरा हुआ पानी, लेकिन धारा में तो प्रवाहित होता रहता है, ठीक है पानी। देखो हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा पारगम्यता की। हेनरी प्रति मीटर पारगम्यता की इकाई होती है। आपकी वाट प्रति स्टेरेडियन किसकी होती है, आपकी विद्युतशीलता की, ठीक है। वाट प्रति स्टेरेडियन इसकी होती है, ठीक है। और आपकी विद्युत चालकता की क्या होती है आपकी, ये भी याद रखना, वो होती है आपकी फैराडे प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन, एल एम से 3 गुना अधिक कार्य करता है, ठीक है, काम करता है। तो एल एम की तुलना में, ठीक है, एल एम से 3 गुना अधिक कार्य करता है, यानी कि क्षमता क्या हो जाएगी एम की अगर 1 है तो एल की क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और बोला जा रहा है कि और एक साथ मिलकर वे काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिनों में। देखिए अगर एक साथ इनकी क्षमता क्या हो जाएगी 4 और 12 दिन में करते हैं, यानी कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा 48। तो बोला जा रहा है कि एल अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो एल की क्षमता 3 है, 48 उसको वर्क करना है, तो 16 दिन का उसे टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 2000 कूलाम आवेश को वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य 90 जूल हो, तो वोल्ट V का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है V बराबर आपका क्या हो जाता है वर्क अपॉन कूलम, ठीक है, आवेश। यहाँ पर वर्क कितना है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं 90 जूल, और आपका कूलम कितना है, आपका आवेश कितना है 2000। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है 0.045, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लुप्त संख्या आपको श्रेणी में बताना है। तो कई बार इस तरह क्वेश्चन देखो, यहाँ पर केवल कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्लस 0.6 कर रहा है, यहाँ पर भी प्लस 0.6 हो रहा है, इधर भी प्लस 0.6 हो रहा है, इधर भी प्लस 0.6 हो रहा है। तो आगे भी इस तरह करेंगे प्लस 0.6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.3। अगला, अपनी समान चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है, ठीक है। यानी कि देखो क्या हो जाएगा कि अगर उसकी स्पीड 9 थी पहले, तो क्या कर रहा है 7 स्पीड कर लेता है, ठीक है। तो ये तो स्पीड का रेशियो हो गया आपका स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 7 से 9। तो बोला जा रहा है कि अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है, यानी कि देखो 2 रेशियो का मान यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा 4 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा आपका 2 मिनट। तो बोला जा रहा है कि अनवर को अपनी समान चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो कितना समान चाल से अगर वह चल रहा है तो कितना समय लग रहा है अनवर को 7 यूनिट, ठीक है, 7 रेशियो। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान अगर 2 है तो 7 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 14 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति P प्रतिरोध R और समय T में तार से प्रवाहित आवेश Q के बीच सही संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि P बराबर पावर बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर I2T होता है, सॉरी I2R होता है, ठीक है। यहाँ पर I भी आपको रखना है और Q और T भी आपको लाना है, यानी कि एक I का मान I बराबर क्या होता है Q/T होता है आवेश प्रवाही की दर, ठीक है। तो यहाँ पर P तो रहेगा ही और बराबर एक I को रखिए आप, I की जगह एक Q/T रख दीजिए और एक I बचा रखिए, क्योंकि R भी I भी है सभी जगह, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, P इंटू टी बराबर आपका Q, ठीक है, RQI। ये आपका आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर तीसरे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको एक कृत्रिम भाषा में इसका कोड ये दिया है, ठीक है, और इसका कोड आपका ये दिया है, तो इसका कोड आपका ये दिया है। उसी भाषा में आपको लॉन्ग जंप का कोड निकालना है, ठीक है। तो लॉन्ग जंप आपको देखो, लॉन्ग कहाँ पर है, लॉन्ग जंप, तो आपका देख सकते हैं कि लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग आपका यहाँ पर है, ठीक है। लॉन्ग और टोंग आप देखेंगे तो लॉन्ग और टोंग का यहाँ पर क्या है, ये है कोड। तो लॉन्ग और टोंग, टोंग को ये है, टोंग आप देखेंगे तो टोंग का कोड क्या हो जाएगा, टोंग को हटा देंगे तो आपका लॉन्ग का निकल जाएगा। तो टोंग का कोड क्या हो जाएगा, इधर दोनों में क्या कॉमन है आपका, LORAKE, और इधर क्या है, LOR, ठीक है। LOR आपका कॉमन है, यानी कि LOR आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो टोंग में अगर LOR अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका OLI जो है, तो किसका कोड हो जाएगा, लॉन्ग का हो जाएगा, OLI, ठीक है। तो OLI दोस्तों किस में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर चौथे में ही है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है, तो ये लेजिम आपका महाराष्ट्र का, गिद्धा पंजाब का, बगरुम्बा असम का, नाटी कहाँ का है, असम, सॉरी हिमाचल प्रदेश के, इसलिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यदि पहले वर्ष के में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ठीक है, तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, इसका 10% आप जब निकालेंगे तो वही तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1440 और मल्टीप्लाई आपका, तो इसका 10% निकाल देंगे तो 11/10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यही उसका यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 159, सॉरी 1584, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1584, आंसर नंबर पहला। अगला अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एथिल एल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा आपकी कितनी है, उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल एल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा जूल में ज्ञात कीजिए यदि इसका गलनांक यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो आपकी अवशोषित ऊष्मा यहाँ पर जो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा L बराबर क्या होता है आपका, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा बराबर आपका क्या होता है, अवशोषित ऊष्मा, ठीक है, Q बटे आपका मास, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 100 बराबर आपका Q आपको निकालना है, बटे मास आपका 2.25 है, यानी कि Q का मान क्या आने वाला है, इधर से Q बराबर आपका 225 आ जाएगा। आंसर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला, यहाँ पर टेम्परेचर का कोई मायने नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो A4 साइज की जो कागज है, ठीक है, उसका यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, A4 साइज की जो आपको पता होगा क्या होता है, 841 मल्टीप्लाई 1189 होता है, ठीक है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका ना तो 1 सेंटीमीटर बनेगा, ना ही 1000 बनेगा, ना ही 100 बनेगा, लगभग बनेगा इस तीसरा ही 10,000 के आसपास, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन के आधार पर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक निश्चित गियर ट्रेन से चलेंगे, ड्राइवर गियर में 24 जाते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल आपको क्या करना है कि जो ड्रिवन गियर है, ठीक है, उसके टीथ लेके देना है, और बटे क्या हो जाएगा, जो फॉलोवर गियर है उसके टीथ, ठीक है, फॉलोवर गियर के उसके टीथ लेके बराबर क्या करना है आपको, देखो इधर आपको ड्रिवन के लिए था ना, ड्रिवन के टीथ लिए, तो अब क्या लेना है, फॉलोवर के आपको घूमने वाले लेना चक्कर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36, उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब फॉलोवर के आपके जो ड्रिवन के आपको राउंड लेना है, ड्रिवन के राउंड आप एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 8 3 24, और 3 से काटेंगे 12, बाहर जाएगा 36, ठीक है। एक्स का मान आपका 12 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, ठीक है। तो मान लेते हैं A B C 3 संख्याएं हैं, अगर तीसरी संख्या 100 है तो दोनों संख्याएं तो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 20% कम, यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, 10% कम C से 90 हो जाएगी, और दूसरी 20% कम यानी कि 80 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर अगर करना तो 10 बढ़ाना होगा हमें 80 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से जब परसेंटेज निकालेंगे तो आपका 12.5% आंसर आ जाएगा। अब ये तो कई बार पूछा गया है पिछली शिफ्टों में, ठीक है। यहाँ पर आपका 1/12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करना है, 1/12, और समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो 1/12 बराबर आपका 1/R प्लस 1/15 हो जाएगा, यानी कि 1/R बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 बटे आपका कितना हो जाएगा 180, ठीक है।
यहाँ से 1/60 आएगा, यानी कि आर का वैल्यू आपका 60 आ जाएगा। अगला तृतीय अनुपात इसका निकालना है, तो तृतीय अनुपात क्या कैसे डायरेक्ट करते हैं, जो दूसरा नंबर दिया होता है उसका दो बार मल्टीप्लाई करके बटे 24, ठीक है, तो 150 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3:15 बजे, तो 3:15 का मतलब क्या होता है, 3:15, ठीक है। तो इस पर सुई की घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल आपसे पूछा गया है, तो 11/2 मल्टीप्लाई 15 माइनस 30 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका कितना एंगल आएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाने वाला है आपका 165 माइनस का 90, यानी कि 180/2, ठीक है। यहाँ से आपका माइनस का 15/2 आप जब निकालेंगे, माइनस का 15/2 यानी कि 7.5 आपका एंगल बचेगा, ठीक है, 7.5, तो आपको माइनस से प्लस सेम ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है गुरुत्व जनित त्वरण डैश पर सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो जैसे ये पृथ्वी हो गई ना, तो यहाँ पर अधिकतम होता है इस ध्रुवों पर, ये ध्रुव और ये ध्रुव, ये यहाँ पर इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा यहाँ पर, जैसे हम पोल से भूमध्य रेखा पर आते हैं तो जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है वो घटता जाता है, ठीक है। और जब सेंटर पर होते हैं पृथ्वी के, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए हूँ सारे क्वेश्चन, ठीक है। और जितने भी आपके नंबर क्वेश्चन 100 में से जितने भी आपके नंबर आए हो, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, कितने को नंबर आए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।